जय हिंद दोस्त, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एमएमबी का पार्ट 4, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो जाकर प्लेलिस्ट में अभी देख लीजिए, क्योंकि वो आपका 150 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं 150 से आगे क्वेश्चन करवाऊँगा। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन तो बताइए कि कॉइल स्प्रिंग का कौन सा भाग एंगुलर मोमेंट लिंकेज को प्रदान करता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ कॉइल स्प्रिंग अलाउज एंगुलर मोमेंट ऑफ लिंकेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बाल ज्वाइंट होगा। ओके, बाल ज्वाइंट इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किस प्रकार का स्प्रिंग सस्पेंशन रॉड सॉक्स को बहुत जल्दी सोखती है, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कॉइल स्प्रिंग। ओके, तो कॉइल स्प्रिंग है वो सस्पेंशन रॉड शॉक को बहुत जल्दी सूखती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि किस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर वाहन को चलाने के लिए पहले सेटिंग लेवल पर लोड रखता रखा जाता है। ओके, यानी कि विच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर मेंटेनेंस वेल राइड एट ए पर सेट लेवल अकॉर्डिंग टू द लोड प्लेस्ड ओवर द रियल एक्सिल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मैकेनिक टाइप में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कमजोर सस्पेंशन सिस्टम का क्या प्रभाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिशात्मक अनियंत्रण। ओके, बताइए कि किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर बदलना और हैंडलिंग करना आसान होता है, यानी कि विच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर इज इजी फॉर रिप्लेसमेंट एंड हैंडलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टेलीस्कोप टाइप का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर फिक्शन डिस्क और स्प्रिंग की सहायता से शॉक का खात्मा किया जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैकेनिक टाइप का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि वायु निलंबर प्रणाली में कौन सा उपकरण कम आयाम और उच्च आवृत्ति के कंपन का निरीक्षण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शॉक। ओके, शॉक एब्जॉर्बर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एयर सस्पेंशन सिस्टम में एयर बैग कहाँ लगा होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर सस्पेंशन सिस्टम में एयर बैग कहाँ लगा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, चैचिस और कल व्हील एक्सिल के बीच में। ओके, चैचिस फ्रेम और व्हील एक्सिल के बीच में, ठीक है, यह पहला आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एयर सस्पेंशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एयर सस्पेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि यूज्ड फॉर लेवलिंग प्रपोज, यानी कि लेवलिंग उद्देश्य प्राप्त करना। ओके, क्या कि मैं सीधा आंसर बोल रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। ओके, और आपका परीक्षा भी नज़दीक है, तो इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट आंसर ही बोल रहा हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की क्या हानियाँ हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ी हानियाँ है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रख रखाव कीमत अधिक होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की मुख्य हानियाँ यही होती है कि रख रखाव की कीमत अधिक होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग का क्या लाभ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ओके, यानी कि स्प्रिंग वजन का कम होना, यानी स्प्रिंग वेट इज लेस, यानी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग का लाभ स्प्रिंग वजन का कम होना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि रिजिड एक्सल सस्पेंशन की क्या हानियां हैं, यानी कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइब्रेशन डैम्पिंग कम प्रभावशाली होना। ओके, वाइब्रेशन डैम्पिंग कम प्रभावशाली होना, ठीक है, यही रिजिड एक्सल की हानियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रभाव सॉरी टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है, ठीक है, यहाँ प्रयोग का होगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि तब टायरों की जो लाइफ है वो बढ़ती है। ओके, यानी टायरों की लाइफ बढ़ना, इसलिए टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रभाव का यही लाभ है। ओके, बताइए कि छोटे अलग टायर का क्या लाभ है, यानी कि व्हाट इज द यूज्ड ऑफ कम कम्पैक्ट स्पेयर टायर्स। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि टूटने के उपयोग किया जाता है, यानी कि यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ग्राहकों को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ट्रेसिंग रेटिंग। ओके, ग्राहकों को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग ट्रेसिंग रेटिंग दिखाता है। ओके, ट्रेसिंग रेटिंग फ्लाई रेटिंग से
ब्रेक की नहीं, वो टायर की दक्षता आप जानते हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग की दक्षता आप ट्रेसिंग रेटिंग से जानते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि रन फ्लैट टायर प्रयोग के क्या लाभ हैं, यानी कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूज रन फ्लैट टायर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि टायर और जैक के रखने की जगह खत्म करना, यानी कि एलिमिनेट हेड फॉर स्क्वायर टायर एंड जैक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि व्हाट विल इफेक्ट इन केस ऑफ ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स, यानी अधिक हवा होने पर टायर पर क्या प्रभाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टायर बीच से घिसेगा। ओके, अत्यधिक हवा होने पर टायर बीच से घिसेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेड्स एंड प्लाईज प्रोवाइडेड इन द टायर, यानी टायर में बेड्स और फ्लाई देने का क्या उद्देश्य है। तो टायर में बिट्स एवं फ्लाई देने का उद्देश्य आदमी यह है कि टायर को मजबूती प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि वाहन में व्हीकल बनावट में रिम का क्या उद्देश्य है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिम इन द व्हील कंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टायरों का सही स्थिति में लगा होना। ओके, नहीं तो टायर तो उल्टा सीधा होकर गिर जाएगा। ओके, इसलिए रिम का होना जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि व्हीकल में स्पोक्स का क्या लाभ है, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पोक्स प्रोवाइड्स इन द व्हील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि रिम को उचित गोलाई प्रदान करना। ओके, यानी कि प्रोवाइड एक्यूरेट राउंड्स ऑफ रिम, यानी कि व्हील में स्पोक्स का लाभ है कि रिम को उचित गोलाई प्रदान करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेक्शन कहाँ सुरक्षित किया जाता है। व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेक्शन कहाँ सुरक्षित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेटल वाल्व में वेल्डेड होना। ओके, यानी कि बोल्टेड टू मेटल वाल्व। ओके, वेल्डेड होना, मेटल वाल्व में वेल्डेड होना। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जब चालक को टायर के दबाव में अंतर की चेतावनी दी जाती है तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्या होता है कि दबाव में अंतर 30% से अधिक हो, ठीक है, तभी चालक को टायर के दबाव में चेतावनी दी जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि व्हील अलाइनमेंट में अधिकतर नेगेटिव केम्बर का क्या प्रभाव है। तो व्हील अलाइनमेंट में अधिकतर नेगेटिव केम्बर का प्रभाव यह है कि टायर का अंदरूनी एज शीघ्र खींचना, यानी कि इनर एज टू टायर वियर आउट फास्टर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और बताइए कि व्हील अलाइनमेंट में पॉजिटिव केम्बर अधिक होने की क्या हानियाँ है। तो पॉजिटिव केम्बर जब अधिक होगा तो क्या हानियाँ है कि बाहरी एज अधिक जल्दी खींचना। ओके, जब व्हील अलाइनमेंट में नेगेटिव केम्बर होता है तो अंदरूनी एज जल्दी खींच जाती है, और व्हील अलाइनमेंट में पॉजिटिव केम्बर होगा तो बाहरी एज जल्दी खींच जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि टायर में गियर्स की आवाज़ के दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि फ्लूइड से हवा को निकालना और फ्लूइड लेवल पूरा करना। ओके, स्टीयरिंग में गियर्स की आवाज़ के दोष को ठीक किया जा सकता है कि हवा में फ्लूइड में हवा को निकालना और फ्लूइड लेवल पूरा करना। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते। स्टीयरिंग में आवाज़ का क्या कारण है, ठीक है, स्टीयरिंग में आवाज़ का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लूइड में हवा की उपस्थिति, ठीक है, जब फ्लूइड में हवा की उपस्थिति हो जाएगी तो वही आवाज़ करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि हेलिकल स्प्रिंग में वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि वाई वाइब्रेशन डैम्पर आर यूज्ड इनसाइड द हेलिकल स्प्रिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि फिट करना एवं खोलने का टाइम खर्च करना। हेलिकल स्प्रिंग में वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि फिट करना एवं खोलने का टाइम खर्च करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि अधिक स्क्रब रेडियंस का क्या प्रभाव होता है, यानी कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्क्रब रेडियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी आगे के पहियों में असमान ब्रेकिंग हो जाती है, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑन द फ्रंट व्हील। ओके, अधिक स्क्रब रेडियस का प्रभाव होता है कि आगे के पहियों में असमान ब्रेकिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि नेगेटिव स्क्रब रेडियस का क्या प्रभाव होता है, ठीक है, नेगेटिव स्क्रब रेडियस का क्या प्रभाव होता है। तो नेगेटिव का प्रभाव होता है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि पहियों में टो इन होना, ठीक है, पहियों में टो इन होना यानी कि नेगेटिव स्क्रब रेडियस का प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि टायर की घिसावट और फिर टायर की स्लिप और कमजोर स्टीयरिंग स्थिरता का कारण
कारण होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि अनुचित टो इन और टो आउट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि वाहन में असामान्य कास्टर का क्या प्रभाव है। तो वाहन में असामान्य कास्टर का प्रभाव है कि वाहन नहीं चलेगा। ओके, यानी कि व्हीकल विल नॉट मूव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि सस्पेंशन सिस्टम के मेल स्प्रिंग में बफर क्यों होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चेचिस बड़े झटकों से सहने के बचाने के लिए। ओके, कि चेचिस बड़े झटकों को सह सके, इसीलिए सस्पेंशन सिस्टम में मेल स्प्रिंग में बफर दिया रहता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कौन सा तथ्य सस्पेंशन को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घिसा हुआ स्प्रिंग। ठीक है, घिसा हुआ स्प्रिंग सस्पेंशन को प्रभावित करता है। बताइए कि चित्र में किस प्रकार का दोष है। ये रहा आपका चित्र। ठीक है, ये रहा आपका चित्र। इसमें पहला ऑप्शन है कि ट्रीड का क्रैक होना, या फिर बीच में घिसावट होना, या सी ऑप्शन है कि खराब किनारे, या डी ऑप्शन है कि साफ धब्बा घिसावट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि साफ धब्बा घिसावट है। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र में बताइए कि टायर में किस प्रकार का दोष है। ठीक है, आपके सामने टायर है और आपके ऑप्शन है कि साफ धब्बा घिसावट, या फिर बीच में घिसावट, या खराब किनारे, या एक तरफ से घिसावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि खराब किनारे। ओके, इसमें खराब किनारे है, ऊपर वाले में साफ धब्बा घिसावट था। ओके, चलिए आगे देखते। बताइए कि टायर के एक साइड से कितने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन केस ऑफ वियर ऑन वन साइड ऑफ टायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, यानी कि अनुचित कैम्बर। ओके, अनुचित कैम्बर की वजह से। अब बताइए कि टायर के किनारों का शीघ्र घिसने का क्या कारण है। तो टायरों का जो किनारा हो वो शीघ्र घिस जाता है क्योंकि कम दबाव पर हवा होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि अल्टरनेटर स्पोक्स को वायर वियर में रिम की ओर आगे और पीछे की ओर ढकेलने के लिए क्यों खराब किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्रेकिंग और ड्राइविंग टर्क का निरीक्षण करना। ठीक है, तो इसीलिए उसको आगे और पीछे ढकेला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि वाहन में स्टेयरिंग के स्वयं बीच में आने, यानी कि सेल्फ सेंटरिंग में कमी के क्या कारण हैं। ठीक है, यानी कि वाहन में स्टेयरिंग के स्वयं बीच में आने के क्या कारण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि व्हील अलाइनमेंट का ठीक न होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का क्या परिणाम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाहन का एक तरफ खींचना। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का परिणाम होगा कि वाहन का एक तरफ खींचना। ठीक है, बताइए कि स्टीयरिंग व्हील की अधिकता का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि अनुचित पहला लोड और ख़राब स्टीयरिंग, यानी कि इम्प्रूवर प्री लोड डिफेक्टिव स्टीयरिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि व्हाट इज़ द केस ऑफ व्हील बाउलिंग, यानी कि व्हील बाउलिंग का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है कि टायरों में सही हवा न आना, या बी ऑप्शन कि कीन पिनियन खराब होना, या सी ऑप्शन है कि प्रेशर का गिरना, या डी ऑप्शन है कि खराब सीलिंग रिंग्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कीन पिनियन का खराब होना। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि व्हीकल में असामान्य टायर वियर क्यों होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनुचित टो इन और लो आउट होता है। ठीक है, व्हील में असामान्य टायर वियर क्यों होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुचित टो इन और टो आउट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में बताइए कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है कि ड्रॉप आर्म की अनुमति पोजीशन, या फिर ट्राई रोड की ढीली फिटिंग होना, या सी ऑप्शन है कि एक्सल बीम का मुड़ा होना, या डी ऑप्शन है कि अनुचित टायर साइज होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि एक्सल बीम का मुड़ा होना। ठीक है, चलिए आगे देख। बताइए कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में पंप में एयर एक्शन का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शोर। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में पंप में एयर एक्शन का कारण शोर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दाब का क्या कारण है। तो निम्न दाब का कारण ऑप्शन नंबर बी है कि फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत।
ओके, इसलिए निम्न दाब देता है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दाब का कारण कि फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि व्हाट इज द नेम ऑफ पावर असिस्ट सर्वो ब्रेक्स, यानी चित्र में पावर एसिडेट ब्रेक में कौन सा ब्रेक है। ठीक है, ये आपको चित्र सामने दिया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है कि वैक्यूम सस्पेंडेड पावर ब्रेक, या फिर बी ऑप्शन है कि एयर सस्पेंडेड पावर ब्रेक, या सी ऑप्शन है कि वैक्यूम एसिस्ट पावर ब्रेक, या डी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैक्यूम असिस्ट पावर ब्रेक। ओके, चित्र में वैक्यूम असिस्ट पावर ब्रेक है ये। ठीक है, तो देखिए इसके आगे वाला कि निम्न चित्र में दर्शाए गए उपकरण का क्या नाम है। ठीक है, ये क्या है, आपके उपकरण सामने दिखाया गया है चित्र में। क्या है कि ऑप्शन नंबर ए कि ब्रेक प्रोसिंग वाल्व, या बी ऑप्शन है कि मास्टर सिलेंडर, या सी ऑप्शन है कि रिजवियर, या डी ऑप्शन है कि पिस्टन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, ब्रेक प्रोपेसिंग वाल्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि निम्न चित्र में किस प्रकार का मास्टर सिलेंडर है, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मास्टर सिलेंडर। आपको ऑप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, और चित्र में देखिए कि सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है, या टेंडम मास्टर सिलेंडर है, या ट्रैंक टाई मास्टर सिलेंडर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये टेंडम मास्टर सिलेंडर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि निम्न चित्र में ब्रेक पैडल असेंबली में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का क्या नाम है। ठीक है, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। ओके, और इसका ऑप्शन भी देख लीजिए कि क्लेविस, या लॉक नट, या पैडल, या पुश रॉड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेविस। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, क्लेविस है इसका नाम। ओके, तो ये हमारा 200 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पूरा हो चुका है। इसके आगे वीडियो में आने वाले होगा। ओके, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए ना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।